अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी से अभी हमने बताया कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ जो है थियोरेटिकल ओरिएंटेशन भी क्लियर होना चाहिए। मेथड्स, रिसर्च, ये सब सारा चीज़ टेक्निक होना चाहिए। अब जैसे कि यूजी की अगर हम बात करें तो यूजी के लिए तो आप खाली एनसीईआरटी अगर पढ़ लें बढ़िया से, मुझे लगता है एनसीईआरटी का 11-12 का जो 4 बुक्स है उसमें चारों बुक्स पढ़ लें तो मुझे लगता है कि मोर देन एनफ है। अलावा कोई डिक्शनरी हम पढ़ें सोशियोलॉजी का, ठीक है, चाहे डक्कन मिचेल की हो या ऑक्सफोर्ड का हो, ठीक है, तो ये सब का जो डिक्शनरी हिंदी वाले जो की आती है, रावत ने लिखा है जो है, उसमें डिक्शनरी हिंदी में भी है, तो उसको देख लें तो ज़्यादा। ऐसा पेपर है जिसमें कि सोसाइटी के जितने भी आस्पेक्ट्स हैं, सारे आस्पेक्ट्स के बारे में जो डिस्कस किया जाता है, पहली बात ये है। और सोशियोलॉजी बहुत भास्ट डिसिप्लिन है, सिंपल नहीं है। जैसे कि लोग समाजशास्त्र समझ लेते हैं कि समाज का अध्ययन करते हैं, तो सारा चीज़ तो समाज में ही होता है ना, बिल्कुल, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, सबसे रिलेटेड हमारे डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी है। नमस्कार, न्यूज़कारिता देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नवीन हूं। न्यूज़कारिता इन दिनों सीयूईटी की परीक्षा लेकर के देश भर के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत कर रहा है। इसी क्रम में न्यूज़कारिता आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी जी से बात करने के लिए हम मौजूद हैं। डॉक्टर सुजीत चौधरी समाजशास्त्र के विद्वान हैं, समाजशास्त्र के वेत्ता हैं। आज डॉक्टर सुजीत चौधरी से हम सीयूईटी के विषय में बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये बताइए कि तो सीयूईटी को तैयारी को लेकर के क्या उसका पैटर्न है सर, और सोशियोलॉजी में जो बैचलर, चूँकि अब देश भर में कई निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ बैचलर्स चलते हैं उनके फॉर्म आ गए हैं और 30 मार्च तक फॉर्म भरने का डेट है, तो वो सोशियोलॉजी की परीक्षा को लेकर के कैसे तैयारी करें? सबसे पहले तो जैसे सीयूईटी का जो पीजी लेवल का जो एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ठीक है, तो जिसमें कि जो मेन फोकस है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को या फिर अदर डिसिप्लिन के भी लोग इसमें जो है दे सकते हैं एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए। तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी पूरा ओवरव्यू जो भी सिलेबस है। और तो जैसे हमने बताया कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली, जो कि लेमन लैंग्वेज में कोई फैमिली का डेफिनेशन देते हैं, तो ऐसा नहीं है इसका कंसेप्ट। जैसे बच्चा इंटर पास करके जस्ट आ रहा है अभी, तो उसको सोशियोलॉजी की ओर जाना है, बीए सोशियोलॉजी उसको करनी है, सीयूईटी के जरिए करनी है, क्या रणनीति, क्या तैयारी? तो इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी से अभी हमने बताया कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ जो है थियोरेटिकल ओरिएंटेशन भी क्लियर होना चाहिए। मेथड्स, रिसर्च, ये सब सारा चीज़ टेक्निक होना चाहिए। अब जैसे कि यूजी की अगर हम बात करें तो यूजी के लिए तो आप खाली एनसीईआरटी अगर पढ़ लें बढ़िया से, मुझे लगता है एनसीईआरटी का 11-12 का जो 4 बुक्स है उसमें चारों बुक्स पढ़ लें तो मुझे लगता है कि मोर देन एनफ है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा कोई डिक्शनरी हम पढ़ें सोशियोलॉजी का, ठीक है, चाहे डक्कन मिचेल की हो या ऑक्सफोर्ड का हो, ठीक है, तो ये सब का जो डिक्शनरी हिंदी वाले जो है रावत पब्लिकेशन की आती है, रावत ने लिखा है जो है, उसमें डिक्शनरी हिंदी में भी है, तो उसको देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब बच्चा पास हो गया और आपके यहाँ चूँकि और बिहार विश्वविद्यालय में भी या बाकी बिहार, झारखंड और पूरे देश भर में मास्टर्स के सीयूईटी के भी फॉर्म आएंगे, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब फॉर्म आने वाले हैं, तो उसको लेकर के मास्टर्स में आपके यहाँ भी नामांकन होंगे, तो उसको लेकर के बच्चों के मन में क्या झुकाव, रुझान होता है? देखिए, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम अगर ये बात करें, जैसे कि लोगों में कन्फ्यूजन है कि सोशियोलॉजी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी एक ऐसा पेपर है जिसमें कि सोसाइटी के जितने भी आस्पेक्ट्स हैं, सारे आस्पेक्ट्स के बारे में जो डिस्कस किया जाता है, पहली बात ये है।
और सोशियोलॉजी बहुत भास्ट डिसिप्लिन है, सिंपल नहीं है। जैसे कि लोग समाजशास्त्र समझ लेते हैं कि समाज का अध्ययन करते हैं, तो सारा चीज़ तो समाज में ही होता है ना। बिल्कुल, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, सबसे रिलेटेड हमारे डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि सोशल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की बात करेंगे तो साइकोलॉजी माइंड के ऊपर जो आदमी का इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के कारण, ठीक है, तो उसके लिए हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल मेडिसिन है, सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो इस तरह जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स वाले जो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं जी। तो मतलब कि सोशियोलॉजी कोई भी ऐसा जो है एरिया नहीं है कि जिसमें छोड़ा है। इवन साइंस टेक्नोलॉजी वाले भी जो सोशियोलॉजी में आ रहे हैं, आपको पता होगा रिसर्च में। कारण ये है कि साइंस टेक्नोलॉजी वाले तो हमारे यहाँ क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस है, सोशियोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी है। मेडिसिन वाले हमारे यहाँ जो प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता थे JNU में, आप जानते होंगे जी, वो MBBS के स्टूडेंट थे। उसके बाद उन्होंने MA किया और फिर PhD किया सोशियोलॉजी में। इवन इतना ही नहीं, जितने भी हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, चाहे वो अगस्ट कॉम्टे हो, हर्बर्ट स्पेंसर हो, ये सारे लोग साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से थे। ठीक है, सारे लोग जितने भी इस्टेब्लिश सोशियोलॉजी को करने वाले थे सारे साइंस बैकग्राउंड के थे। अब जैसे कि सोशल वर्क की हम बात करते हैं, तो सोशल वर्क क्या है कि सोशल वर्क को हम कहते हैं कि ये अप्लाइड डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी है, पेरेंट डिसिप्लिन जो है सोशियोलॉजी है। तो इसीलिए सोशियोलॉजी इवन जो है हम सारे एरिया को कवर करते हैं। अब जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारे यहाँ हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है। बिल्कुल, ठीक है। आप मीडिया के हैं तो सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया हमारे यहाँ है। अब लिटरेचर वाले जाएंगे, ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश, तो सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर है। तो सोशियोलॉजी सब जगह है, एवरीवेयर यू विल फाइंड द रेलेवेंस ऑफ सोशियोलॉजी। पर जो आम धारणा है सर बच्चों के बीच में कि सोशियोलॉजी, जैसे साधारणतः गांव के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है किससे BA कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी से करेंगे। सोशियोलॉजी चूँकि वो जिस भाषा में जिस तरह से जिसका उच्चारण कर पाते हैं, जो हम अपने आसपास के क्षेत्र की, तो उनको लगता है जैसे सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जिस तरह के उनके टोन होते हैं, तो उस भाषा में फिर सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं सर? अब देखिए, अब तो भाई ऐसा है कि अलग अलग जगह वो तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, सोशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इवन जो है हिंदी में भी जो है इधर इस एरिया के लोग अगर बोलते हैं तो हिंदी भी जो है डिफरेंट टाइप का बोलते हैं। नहीं, मतलब एक जो ट्रेडिशन की मैं बात कर रहा हूँ कि एक जो गांव में सोशियोलॉजी को समझ गया है कि सोशियोलॉजी यही सब होता है, और एक जो आप पढ़ा रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में, क्या वो दोनों की पढ़ाई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। एक्चुअली सोशियोलॉजी का जो धारणा है, तो कहते हैं अरे तो समाज का है, कुछ भी कहानी लिख देंगे तो चल जाएगा। फैमिली के बारे में बहुत चीज़ जानते हैं हम, रिलीजन के बारे में पूछना तो बहुत सारी चीज़ जानते हैं हम, कल्चर के बारे में लिखना तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एक लेमैन लैंग्वेज अलग होता है, एक जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसका थियोरेटिकल बेसिस क्या है, ठीक है, उसका मेथड्स क्या है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम, अगर इसीलिए कहा जाता है कि सोशियोलॉजी को कहा जाता है कि क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। और जब हम क्वीन का जैसे मदर कहते हैं ना, तो मदर से ही सारी चीज़ उत्पन्न होता है। तो वैसे अगर हम क्वीन कहें या फिर किसी ने डिफाइन मदर के सेंस में भी किया है, तो वहीं से सारे डिसिप्लिन्स निकलता है। इसलिए सोशियोलॉजी को कहते हैं हम कि सोशियोलॉजी इज ए सिस्टमैटिक स्टडी। ऐसे हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो साइंस का कहने का मतलब लेबोरेटरी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं है। सोशियोलॉजी समथिंग एल्स। अगर सपोज हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पहले कहा गया कि एटम इज़ नॉट डिविजिबल, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर बोर्स थ्योरी आया, रदरफोर्ड की थ्योरी आया, ठीक है, बहुत सारे थ्योरी आए जिसमें कि मैनी पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम कहते हैं सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ सोसाइटी, तो साइंस यहाँ कहने का मतलब ये है कि सिस्टमैटिक स्टडी, एक सिस्टमैटिक वे में कैसे अगर हम फैमिली को डिफाइन करना है, उसको देखना है, तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे उसको डिफरेंट टाइप्स है, क्या उसका रेलेवेंस है, क्या उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे चीज़ को हम देखते हैं। और आप पाएंगे कि हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में भी जो है एवरीवेयर यू विल फाइंड सोशियोलॉजी। बिना सोशियोलॉजी का काम नहीं हो सकता है। जिनको MA में नामांकन लेना है
तो उनकी तैयारी किस रणनीति पर होनी चाहिए? क्या अगर वो पहले से, जैसे नई शिक्षा नीति आई है तो लोग अलग अलग विषय से आ रहे हैं, तो जो जिनके पहले से विषय नहीं रहे हैं सोशियोलॉजी, तो उनके लिए फिर क्या अलग से वो तैयारी कर सकते हैं? कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जिससे वो आसानी से CUET की परीक्षा जो है वो पास कर सकें? देखिए, जो इसमें आना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो हमने कहा कि वो पहले NCERT की 4 किताबों को बढ़िया से पढ़ लें। 11 और 12 की 4 किताबें हैं, ठीक है, जो भी हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से जो है, लेकिन जो अनऑथेंटिक जो बुक्स है और जो मटेरियल्स अवेलेबल है नेट पे, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें हम ये देखते हैं कि वो उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, और जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उसको ला दिया गया है, तो जिसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमें जो है सबसे पहले कि ऑथेंटिक बुक्स के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आप स्टार्ट करें जो है NCERT की किताबों से, 11-12 में है वो 4 किताबें, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है कंसेप्ट को देखेंगे। कंसेप्ट के लिए कोई हम डिक्शनरी पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उसके अलावा वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। उसके अलावा जो है हम ये नहीं कहेंगे कि जो है बहुत सारी बुक्स का जो है रेफरेंस देने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो उसके अलावा जो सिलेबस है, ठीक है, CUET PG का जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके, जैसे हमने बताया NCERT का पढ़ना है, फिर IGNOU का पढ़ना है, ठीक है। IGNOU का बस उतना ही पढ़ना है जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि IGNOU का भी जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सिलेबस से रिलेटेड है उसको आप देखिए। अब जैसे कि हम जो है इसका एरिया की हम बात करेंगे, तो जैसे यूनिट 1 है सोशियोलॉजी एंड रिलेशन विद द अदर सोशल साइंसेज, ठीक है, बहुत प्रिलिमिनरी है। अगर हम इसको जो है NCERT का भी पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा यूनिट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स होता है, कल्चरल है, ट्रेडिशन है, फिर वैल्यू सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको जो है कोई आप अगर डिक्शनरी से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर सबके अगर NCERT में भी IGNOU में भी देखेंगे तो सब चैप्टर के अंत में जो है आपको एक जो है कीवर्ड्स होता है, उसको देख लीजिए तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड। यूनिट 3 में आपका जो स्टेटस एंड रोल, ये भी आपको जो है IGNOU में भी मिल जाएगा और फिर जो है NCERT में भी मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा कोई विशेष, जैसे कि स्टेटस है, स्टेटस की बात करें तो स्क्राइब्ड स्टेटस है, अचीव्ड स्टेटस, बस सिंपली इतना, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। रोल है, ठीक है, तो रोल क्या है, रोल परफॉर्मेंस क्या है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है वो सब देखना चाहिए। अब जैसे कि यूनिट 4 में है, यूनिट 4 में सोशलाइजेशन है, थ्योरी ऑफ सेल्फ, कूले एंड मीड, ये सब जो है ये सब दोनों में मिल जाएंगे आपको NCERT और IGNOU में। उसके बाद जो है सोशल प्रोसेसेस है, सोशल ग्रुप्स है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली। अब जैसे कि सोशल ग्रुप्स है, तो सोशल ग्रुप्स में क्या आ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ग्रुप्स जो है, नंबर ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेकेंडरी, मतलब बेसिक चीज़ें जो है इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, मतलब कि ये सारी जो है 2 ही मटेरियल पे कंसंट्रेट करें, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल्चर है, सोशलाइजेशन है, सोशल कंट्रोल है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जो कि आपको IGNOU में भी मिल जाएगा, आपको जो है NCERT में भी मिलेगा। उसके बाद कास्ट है, कास्ट का थ्योरी सिस्टम है, ये भी दोनों में अवेलेबल है। तो हम ये कह रहे हैं कि टाइम को देखते हुए आप डिसाइड कीजिए कि आपको जो है, अगर टाइम अलाउ करता है तो आप सिलेबस के साथ टैली कीजिए IGNOU को, ठीक है। तो पहले तो NCERT से आप स्टार्ट कीजिए अगर न्यू हैं इस फील्ड के लिए, बिल्कुल। तो उसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में मिलेगा, सोशल रिसर्च के बारे में, रिसर्च मेथड्स के बारे में, ये IGNOU में भी है और NCERT में भी है। हम IGNOU और NCERT को क्यों एम्फेसिस दे रहे हैं, बिकॉज कि ये जो है ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें गलत नहीं लिखा गया। यार बहुत सारी किताबों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये किताब में कुछ लिखा, दूसरे किताब में लिखा है। अब कुछ किताब में लिखा रिसर्च मेथड्स लिखा कि 3 मेथड टाइप होते हैं, कोई में 10 लिख दिया है, तो आप यहाँ कंफ्यूज करेंगे, फिर दिक्कत होगा।
इसलिए मैं जो है कम ही बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है अब थ्योरी से रिलेटेड जो है, थ्योरी से रिलेटेड जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, इसमें कि जो हमने कुछ किताबें लिखी है, जिसमें कि एक जो है फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी है। इसमें कॉम्टे, स्पेंसर, मार्क्स, डर्कहाइम और वेबर के बारे में बात की है, जो कि पूरा एग्जॉस्टिव जो है इसमें लिखा गया, कोई थ्योरी को नहीं छोड़ा गया। इस पुस्तक की भाषा सामान्य अंग्रेजी है, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी इस पुस्तक को जब एक्सेस कर पाएंगे। बहुत जो है ये क्या कहते हैं कि बहुत लेमैन भाषा, हाँ, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, एक ये किताबें हैं तो कमज़ोर बैकग्राउंड या गांव से आने वाले बच्चे जो राज्य विश्वविद्यालयों में या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकित होने वाले हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए यह पुस्तक अगर आसान भाषा में लिखी गई है, और डॉक्टर सुजीत चौधरी सर की यह पुस्तक है, आप जो कैमरे पर देख रहे हैं, इस पुस्तक से आप फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, कॉम्टे, स्पेंसर, मार्क्स, डर्कहाइम और वेबर, इनकी बारे में, मतलब आप बेसिक जो सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स सोशियोलॉजी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और परीक्षा में, खासकर CUET की परीक्षा में ये बहुत लाभकारी। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे सारे कोई भी एकेडमिक में जो है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल को, मास्टर, UC नेट, सब के लिए जो है यूज़फुल है, और ये इजीली अवेलेबल है सब जगह। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब जगह अवेलेबल है सर। लेकिन जब बात होती है सोशल वर्क और सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी को थ्योरी बेस्ड कहा गया है कि वो थ्योरी पर आधारित है। तो ये थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है? थ्योरी को लेकर के भी आपने कोई प्रयास किया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी सिर्फ जो है थ्योरी बेस्ड है। सोशियोलॉजी जो है स्टार्ट बहुत जो है बेसिक से करता है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद जो है इंडियन सोसाइटी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट थ्योरीज, और उसके बाद जो है अगर हम कहते हैं कि रिसर्च मेथड, जो कि सोशल साइंस में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर में ज़्यादा एम्फेसिस सोशियोलॉजी में ही किया जाता है जी। उसके बाद फिर हम टेक्निक्स की बात करते हैं, फिर हमारे यहाँ डिजर्टेशन है। तो एक्चुअली एजुकेशन जो बेसिक लेवल में जो होता है, जो ग्रेजुएशन में होता है या जो PG लेवल में होता है, MA में होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक जस्ट ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम चाहे वो एक डिजर्टेशन करवाएं प्रैक्टिकल के रूप में, तो हम ये देखते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी है, रिसर्च मेथड है, तो कैसे हम फील्ड में उसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या हम करते हैं कि एक जो है बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि वो फील्ड वर्क करके जो है फिर उसको डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। जबकि जैसे सोशल वर्क का डिसिप्लिन जो है, अगर हम किसी चीज़ का अगर हम बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, कौन से मेथड अप्लाई करना है, कौन से थ्योरी अप्लाई करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको जो है कंसाइज वे में रिपोर्ट राइटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जो है डिफरेंट जहाँ भी, चाहे वो UN ऑर्गेनाइजेशन हो या NGO हो, जो बड़े बड़े जो पद पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो आप पाएंगे चाहे तो सोशियोलॉजी के ही ज़्यादा लोग मिलेंगे। मेरा यही अगला सवाल था सर, थ्योरीज के बाद में इसी पे आने वाला था कि थ्योरी पढ़ने के लिए कौन कौन सी किताबें आप बेसिक रूप से सजेस्ट करेंगे, और आपने भी अगर थ्योरी को लेकर के कोई प्रयास किया है, चूँकि आप एक देश के एक बड़े विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, तो आपने भी थ्योरी को लेकर के अगर कुछ लिखा हो तो वो बताइए। और थ्योरी के लिए को जो बेसिक समझने के लिए और कौन सी इसके अलावा अन्य प्रमुख पुस्तकें हो सकती है जिससे बच्चे सोशियोलॉजी की थ्योरी समझ पाए? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये 2 किताबें लिखी है। एक तो हमने बता दिया कि ये फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी है जी। ठीक है, जो कि ये 5 जो मेजर थ्योरिस्ट है सोशियोलॉजी के, उसमें डिस्कस किया है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी आता है। ठीक है, तो जिसमें कि पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, फिर आपका न्यू फंक्शनलिज्म है, न्यू मार्क्सिज्म है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो नए कंटेम्प्रेरी जो है चीज़ें जो आ रहा है, तो उसके ऊपर भी हमने जो है एक अब लिखी जिसको कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो आज तक का जो है क्या क्या चल रहा है उसके बारे में इसमें कंप्लीट डिस्कशन है। नया विद्यार्थी सोशियोलॉजी की तरफ आखिर क्यों आए? क्योंकि आप भी तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की तरह एक सामान्य आर्ट्स की सब्जेक्ट हैं, चूँकि इस तरफ की भाषा में, उत्तर भारत की भाषा में कहें तो
आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, जैसे सामान्य बच्चों को कहा जाता है क्या लिए हो, साइंस क्यों नहीं लिए, आर्ट्स लिए हो, तो आप तो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं सर, फिर सोशियोलॉजी की तरफ आखिर बच्चा क्यों आएगा? देखिए, आज के डेट में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल देखें तो ऑल ओवर इंडिया में जो हर एक साल कितने इंजीनियर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं पता है आपको? बिल्कुल अराउंड, ठीक है, लाखों, 1.5 लाख के आसपास जो हर एक। और आप पाएंगे कि इंजीनियरिंग किया, वो बीटेक किया, उसके बाद फिर जो है मैनेजमेंट किया, ठीक है। आज का जो ट्रेंड एमबीए कर रहा है, एमबीए करने के बाद क्या कर रहा है कि प्राइवेट बैंक में जा कर के खाता खोल रहा है, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस बेच रहा है, ठीक है, या फिर क्या कर रहा है कि पर्सनल लोन के लिए आपको फ़ोन कर रहा है। तो इतना इतना खर्चा करके आप इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कर करके अगर ये सब कर रहे हैं तो हमें लगता है कि फील्ड कोई मैटर नहीं करता है कि आप साइंस में है, कॉमर्स में है, या सोशल साइंस में है, या ह्यूमैनिटीज़ में, या किसी डिसिप्लिन में है, ठीक है। तो हम ऑलवेज कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट वे में होना चाहिए और उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी मेरा जो से एक्सपीरियंस कहता है कि एमए के स्टूडेंट आते हैं, बच्चे अच्छा बहुत सारे कॉलेजेस से भी आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसको जो एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। आप सोच सकते हैं, हाँ, उसको हम एप्लीकेशन लिखाना सिखाते हैं। सेंटेंस हिंदी का था कि हिंदी मीडियम से आए, हिंदी लिखने नहीं आ रहा है, तो ये तो क्वालिटी है। तो सवाल है कि किसी भी फील्ड में रहें, फील्ड मैटर नहीं करता है, आपको उसमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना है, तो वही मैटर करता है। फील्ड से जो है कोई विशेष मुझे नहीं लगता कि साइंस है या टेक्नोलॉजी है या आर्ट्स है, सब फील्ड में सब जगह लोग निकल रहे हैं, ठीक है। सब जो है मीडिया पढ़ के थोड़े ना पत्रकार बन जाता है, हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो वही है, तो जिसका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, और किसी कोई ऐसा पत्रकार है मीडिया पढ़ करके कुछ नहीं हो रहा है, तो वही चीज़ है। तो यही सब डिसिप्लिन में है। लेकिन सर सोशियोलॉजी से और क्या संभावनाएं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मतलब सोशियोलॉजी की डिमांड अन्य स्ट्रीम की अपेक्षा ज़्यादा है? देखिए, सोशियोलॉजी तो पहला चीज़ है कि एकेडमिक्स तो सबके लिए है, ठीक है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। एकेडमिक्स में जाना मतलब कि टीचिंग लाइन हुआ या फिर जो है रिसर्च में जाना है। इसके अलावा कहाँ है कि सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलता है अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये सब मतलब हिस्ट्री का या सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ वगैरह है, ठीक है, उसमें भी जो है सोशियोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूएनडीपी हुआ, यूनेस्को हुआ, यूनिसेफ हुआ, या जितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे गवर्नमेंट का हो या फिर नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी का हो, सब जगह आपको स्कोप मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई जैसे कि सोशल वर्क अगर बात करें तो सोशल वर्क का, ठीक है, मतलब कि आप सिर्फ रिसर्च में जा सकते हैं एक अच्छे पोजीशन, क्योंकि सोशल वर्क में क्या होता है कि पूरा जो एग्जॉस्टिव जो नॉलेज दिया जाता है उसमें ज़्यादा इम्फेसिस फील्ड वर्क पे कर दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, तो उस खाना से हमको क्या मिलेगा, उसका डाइजेशन का क्या मेथड है, ठीक है। तो वो पूरा जो डिस्क्रिप्शन नहीं दे करके हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस में लगा देते हैं, उसका आउटकम क्या है, इनपुट क्या है, ये सारी चीज़ों का जो है एनालिसिस हम नहीं देख पाते, यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। सर आपकी पढ़ाई चूँकि जेएनयू से हुई, तो जेएनयू में सोशियोलॉजी पढ़ रहा विद्यार्थी और बिहार विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी पढ़ रहा विद्यार्थी बराबर तो नहीं हो पाता है सर, उसकी वजह क्या होती है? वजह मेन है कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। मेथड वही कहते हैं ना कि जैसे कि आपने 3 इडियट को देखा होगा जी, कि डिग्री लेना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि काबिल बनना इम्पोर्टेंट है। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जो है यहाँ क्या करते हैं कि जो बिहार के या भी जितने भी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली द बिहार, हम कहेंगे कि जितने भी चाहे यूपी हो या जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम मेनली क्या देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। जेएनयू ही एक ऐसा है कि जो कि फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था
और वहाँ पैटर्न जो है CBCS सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम से स्टार्ट हुआ। और वहाँ का जो सिस्टम ऑफ टीचिंग जो था या फिर ट्रेनिंग था वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में जैसे होता है वैसे उसी को जो है लिया गया। अब उसमें क्या है कि आपको सिर्फ जो है सिर्फ ट्रेडिशनल वे में टीचिंग, जैसे कि टीचिंग का जो है 2 मेथड हम कहते हैं, एक होता है कि क्लासरूम टीचिंग और दूसरा एक 1 वे एक 2 वे। ठीक है, उसमें एक टीचर्स ओरिएंटेड होता है और एक स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। तो JNU का पैटर्न क्या है कि वहाँ स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, इसमें कि 2 वे प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि हम आए लेक्चर दे के निकल गए। ठीक है, अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा डिबेट डिस्कशन का वहाँ जो है कल्चर है। ठीक है, स्टूडेंट भी जो है आर्गूमेंट कर सकता है, टीचर भी आर्गूमेंट कर सकता है। फिर कभी कभी स्टूडेंट को उठा भी दिया जाता है कि चलो आप बोलो इसके ऊपर। तो जो आपके अंदर जो वो झिझक है, ये सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ पैटर्न क्या है कि प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, टर्म पेपर राइटिंग होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे कि मेरा ही बात लीजिए, जब हम MA कर रहे थे, ठीक है, तो मेरा जो एक टर्म पेपर था, 2 टर्म पेपर, एक बहुत ही जो है रिनाउंड जर्नल में, जैसे कि सोशल एक्शन वगैरह है, बहुत माना जाता है। ठीक है, UGC केयर वगैरह मतलब कि लॉन्ग बैक 2008 में ही पब्लिश हुआ है। तो वो पेपर मेरा जो है एक टर्म पेपर था। तो इस टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है। और वहाँ जो पढ़ाने का जो तरीका होता है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे आप डर्खाइम का पढ़ें, वेबर का पढ़ें या मार्क्स का पढ़ें, तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। ठीक है, डिबेट डिस्कशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, बुक रिव्यू कराया जाता है, टर्म पेपर लिखा जाता है, रिव्यू पेपर लिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हर एक चीज़ में आपको उसे ट्रेनिंग मिलता है। जो कि यहाँ क्या होता है कि ये सब ट्रेडिशनल जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे आपको सिर्फ जो है ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचिंग हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, बस इतना तक ही सीमित है। ठीक है, तो ये सारी जो ट्रेनिंग, इससे मैटर ऑफ ट्रेनिंग ओनली। विभागाध्यक्ष हैं, तो यहाँ कौन सी चुनौतियाँ, जब सोशियोलॉजी का बच्चा आता है तो कौन सी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं कि अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ नहीं है? वही चीज़ है ना कि अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। कारण ये है कि हमने मतलब कि अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी PhD में एडमिशन लिया है जी। ठीक है, PhD की मैं बात कर रहा हूँ, MO तो मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ जी। PhD में जो स्टूडेंट 75% भी मार्क्स लेके आ रहा है, हम देखते हैं कि बेसिक का कुछ पता ही नहीं है। इवन हम एक पेज अगर राइटिंग की बात करें, लेकर लिखने देते हैं तो वहाँ लैग कर जाता है। ठीक है, तो पता नहीं कैसे उसका टीचिंग हुआ है, किस लेवल पे हुआ है, यहाँ मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इंस्टीट्यूशन मायने रखते हैं या वो व्यक्ति उस तरह का मायने रखता है? इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि वो यूनिवर्सल है। ठीक है, तो यूनिवर्सल पैटर्न, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं वहाँ जाते हैं तो वो यूनिवर्सल पैटर्न में तो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब आते हैं आप कितनों भी जो है अपने आप को जो है चाहते हैं कि हम डिसोसिएट, लेकिन आपको एसोसिएट करना ही है। अगर आपकी कैपेबिलिटी सपोज की 20%, तो डेफिनेटली अगर वो चीज़ें एसोसिएशन हो करके सारे जो सिस्टम को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 20 से 60 तो पहुंच जाएंगे आप। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक मेरा जूनियर था JNU में हिस्ट्री में। ठीक है, अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो टीचर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि वो लड़का आया था, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, लेकिन JNU का एक सिस्टम ऑफ एडमिशन जो होता है बड़ा एक क्या कहते हैं कि बैकवर्ड एरियाज़ के भी लोगों को एडमिशन के लिए प्रायोरिटी दिया जाता है। डिफरेंट ग्रुप्स है, तो जिसके कारण JNU में क्या है कि बैकवर्ड एरिया का, बैकवर्ड क्लास का, डाउन ट्रोडन का, सबका एडमिशन होता है जी। तो वो लड़का जो है इवन हिंदी नहीं बोल पाता था, मुझे याद है। ठीक है, उस समय मैं MPhil कर रहा था, वो MA में एडमिशन लिया। तो किसी से पता चला तो मेरे साथ इंटरेक्ट किया और लोगों से तो बोला कि भैया हमको जो है अंग्रेजी सीखना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो हिंदी भी नहीं बोल पा रहा था, तो हिंदी भी धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। और वो मिलता था किसी भी टूटा फूटा उल्टा सीधा बोलता था जी। और जब वो 2 साल में निकला तो वो अंग्रेजी
जो है खड़ा होकर के 1 घंटा बोलने तक लगा था। तो 2 साल में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये होता है सिस्टम, ये होता है कल्चर। अगर वैसा आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है तो इन्वायरमेंट आपको बनाता है, ठीक है। आप कितनों भी चाह लेंगे कि कोई सिस्टम में कि ऐसे करना वैसे करना, लेकिन अगर वो सिस्टम है वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो चीज़ें आपको जो है कम्प्लीटली हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। सर कोई विद्यार्थी अगर एमए में आपके विश्वविद्यालय में आपके विभाग में नामांकन लेना चाहता है तो ऐसा क्या खास आप अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा यहाँ है कि वो CUET में आपके विश्वविद्यालय का ऑप्शन दे और यहाँ नामांकन ले सोशियोलॉजी में? तो सबसे पहले तो जो है हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो वेल नोन यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, ठीक है। हम लोग अभी 5 टीचर हैं, 5 में जो है 3 तो हम लोग JNU से हैं, ठीक है। उसके बाद एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और एक राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से टीचर हैं जिसको कि जो डीपेस्ट नॉलेज होता है, डीपर नॉलेज होता है, वो सबको है, पहला चीज़। और हम लोग क्या करते हैं कि क्लासरूम टीचिंग के ऊपर भी जो है कि 1 वे प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने JNU वाला सिस्टम ही इम्प्लीमेंट किया है कि 2 वे, अगर स्टूडेंट को अगर पढ़ा रहा है तो समझ में नहीं है तो बीच में रोक करके जो है वो पूछ सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है हमने जो है प्रेजेंटेशन का रखा है, टर्म पेपर का रखा है, ठीक है, बुक रिव्यू का रखा है, डिजर्टेशन भी हमारे यहाँ है। तो मतलब एक होलिस्टिक जो एक स्टूडेंट को जो बनाने का होता है कि कैसे स्टूडेंट को कैरियर को बनाया जाए, सिर्फ डिग्री की बात ना हो, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंट भी बनाया जाए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट ये रहा कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे वो MA में हो या पहले UG यहाँ पे चलता था, UG के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, यूनिवर्सिटी JNU में, बहुत जगह एडमिशन यहाँ से लोगों ने पाया, बहुत लोगों ने जो है कंपटीशन भी क्लियर किया है। तो ये ट्रेनिंग के कारण हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट जो आया था फर्स्ट में जैसे कि आता था तो वो बहुत क्या कहते हैं ट्रेडिशनल कॉलेजेस से आता था, तो जिसके कारण उसका नॉलेज बहुत वैसे ही होता था। तो धीरे 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 करके 2 साल में हम लोग जो है 3 साल में उसको उस लायक बना देते थे कि वो कहीं अच्छे जगह पहुंच सके डिग्री के अवॉर्डेड होने के बाद। धन्यवाद। आप डॉक्टर सुजीत चौधरी सर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और इन्होंने CUET PG और UG को लेकर के स्पष्ट तौर पर बातचीत की कि किन विषयों पर फोकस करना चाहिए और कौन सी किताबें आपके लिए सहयोगी हो सकती हैं। ये 2 पुस्तकें आप जो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी देख रहे हैं और फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी ये देख रहे हैं, ये 2 किताबें सर ने लिखी है और सोशियोलॉजी को समझने के लिए मुझे लगता है कि ये दोनों बेहतर किताबें हैं। प्रेस USA से ये प्रकाशित है, आपको ये ऑनलाइन भी किताब मिल जाएगी, अमेज़न फ्लिपकार्ट पर किताब मिल जाएगी, आप वहाँ से ये पुस्तक ले सकते हैं, आपके लिए ये सहयोगी होगा। आप न्यूज़कारिता देख रहे थे, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।